नमस्ते, जय श्री राम। आप लोगों का स्वागत है एक और न्यू हॉरर स्टोरी में। आज की कहानी आया है बिहार से। मेरा दोस्त साहिल ने शेयर किया है स्टोरी। ये कहानी कुछ ऐसे पैमाने पे है जो सुनने के बाद अगर आप लोग कहानी आखिर तक सुनोगे तो आपको लगेगा कि यार सब कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो हम सोचते नहीं वो भी हो सकता है, जो हम सोचते हैं उससे भी ज़्यादा हो सकता है। ये कहानी है रहीम की। रहीम वो लड़का था बिहार का रहने वाला जिसका पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था। लेकिन जब उसका उम्र 18 साल था, वो पढ़ाई में अच्छा था। जब उसका उम्र 18 साल था तब उसको लगा कि यार मैं अपने मम्मी पापा के ऊपर बोझ क्यों बनूं। मैं काम करता हूँ, मैंने मम्मी पापा से जाके परमिशन लेता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ काम करने। हालांकि उसके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था। तो उसने अपने पापा के पास जाया, पापा के पास जाके बोला कि पापा मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता, मैं बाहर काम करने जाना चाहता हूँ। तो उसके उसके पापा ये सुन के बहुत खुश हुए। बोला मेरा बेटा खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहता है। तो बोला ठीक है बेटा, तो जहाँ पे मन करे वहाँ पे काम करने जा। तो उसने दिल्ली जाके एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी ढूंढ लिया उस टाइम पे 2006 के करीब। देन जब रहीम काम कर ही रहा था, उसका काम करते करते 2-3 साल ऐसे ही गुजर गए। एंड उन 2-3 सालों में उसने अपने गाँव के बारे में, नहीं तो अपने मम्मी पापा के बारे में उतना कुछ ध्यान में था उसका। उस ज़्यादा से ज़्यादा उसने मम्मी पापा से फ़ोन में बात किया होगा, उतना अच्छा संपर्क नहीं था। एक दिन रहीम लेट नाइट काम करके अपने रूम पे आया था, यहाँ पे वो रहता था फ्लैट पे। वहाँ पे आके उसने देखा कि रात के 10 बजे उसके मम्मी उसको कॉल कर रहा है। उस टाइम तक उसका खाना वाना कंप्लीट हो चुका था। तो रहीम ने सोचा कि मम्मी को कॉल करने दो, मैं मम्मी से सुबह बात कर लूँगा, बिकॉज नेक्स्ट दिन संडे था। मैं सुबह बात कर लूँगा, अभी मैं सो जाता हूँ, मैं बहुत टायर्ड हूँ। तो रहीम ऐसा ही किया, उसने फ़ोन वोन नहीं पकड़ा और सो गया। देन नेक्स्ट सुबह जब उठा संडे को, रात सुबह के 8 बजे उसको याद आया कि अरे मम्मी ने फ़ोन किया था, मैंने कॉल बैक नहीं किया अभी तक। तो उसने अपनी मम्मी को कॉल बैक किया। जब उसने अपनी मम्मी को कॉल बैक किया, वो जो सुना वो चौंक गया, क्योंकि 3 सालों तक उसके मम्मी और पापा के साथ उसका ठीक से बात ही नहीं हुआ था। कभी कभी ओकेशनली बात कर लिया होते हैं। तो उसने जब सुना, वो पूरा उसका पैरों तले माटी पूरा सर गया। उसने सुना कि उसके पापा जो थे उनकी अचानक हार्ट अटैक से मौत हो चुका है। अब ये सुनने के बाद उस इंसान के बारे में सोचो जो शहर में गया था काम करने के लिए और जिसका अपने मम्मी पापा से उतना अच्छा संपर्क नहीं था 2-3 सालों के लिए। उसको अगर अचानक ऐसे खबर मिल जाए कि उसके पापा उसके उनके बीच में नहीं रहा तो उसका क्या हालत हुआ। तो उसने कुछ ना सोचते हुए अपने मम्मी का दायित्व तो संभालने के लिए उसने ऑफिस से छुट्टी का अरेंज किया और सीधा सीधा उसको बिहार की ओर रवाना हुआ। वो बिहार पहुंचा। बिहार पहुंचने के बाद अपने मम्मी से जो कहानी सुना, उस पूरा चौंक गया। उसके पापा इतने बड़े बिजनेसमैन थे, वो आखिरी उम्मीद उनका ये था कि उनके बेटा कभी ना कभी उनके पास रिटर्न आएंगे और आके उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, क्योंकि उनका लेट एज हो चुका था। उनके पापा जब मरे उसका उम्र था 77। और एक दिन एक रात को अचानक अपने मम्मी से बात करा तो उसका पापा कि यार बेटा हमसे अच्छे से बात ही नहीं करता, आपने क्या कसूर कर दिया। ये सब बात करते करते अचानक उस रात उसके पापा की अचानक मौत हो गई थी। अब ये सुनने के बाद रहीम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन उसने उस टाइम पे अपने आप को संभाला। संभालने के बाद अपने पापा का जो आखिरी क्रियाक्रम था वो ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद उसने अपने मम्मी को साथ में लेके वो दिल्ली की ओर चला गया, बिकॉज उसका जॉब था, उसको जॉब करने वाला था। और यहाँ का वो जो बिजनेस वगैरह था उसने एक इंसान के नाम कर दिया था। उसका नाम था, उनका जो घर का केयर टेकर था वो बहुत गरीब थे, इरफान। उसके नाम एक बिजनेस कर दिया था, एक जूते का दुकान था, वो बिजनेस कर दिया था। जब इरफान दिल्ली पहुंचा उसके बाद 1-2 साल ऐसे ही बीत गए। उसके बाद इरफान अपने ऑफिस के कॉलिग, सॉरी मैंने गलत बोला, उसका रहीम अपने ऑफिस के कॉलिग संजना के साथ उसका अच्छा रिलेशन हो गया। उसके बाद उन दोनों ने प्यार में आ चुके थे और प्यार में आके दोनों ने शादी कर लिया। शादी करने के बाद रहीम 1-2 साल बाद पिता बना। जब वो बाप बना, उसके छोटा बेटा जब बड़ा हो रहा था तो उसको लगा कि यार बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा होता है। बाप और बेटे का जो अटैचमेंट होता है वो अलग होता है। तो उसको ये लगा, वो अपने आप को दोस्त देने लगा कि यार मैंने अपने पापा के आखिरी टाइम पे, जिस टाइम उनको मेरा ज़रूरत था, उस टाइम पे मैं अपने काम में इतना बिजी हो गया था कि मैंने अपने पापा का ध्यान नहीं रख पाया।
वो आखिरी टाइम तक मेरे को ढूंढते ढूंढते इस दुनिया से चल बसे। ये सोच के उसका दिल और धड़कन जैसे नम सी हो गई। उसको लगा कि यार एक काम करता हूँ, ये तो जिंदगी में काम वाम चलता रहेगा, मैं काम करता हूँ कुछ दिनों के लिए, उस गांव के घर से घूम के आता हूँ, शायद मेरा ये जो बोझ है थोड़ा सा कम। तो रहीम के उन दिनों एक उसके ऑफिस के कलीग थे, उस 6-7 साल जो उसने दिल्ली में काम कर रहा था अपने सॉफ्टवेयर कंपनी में, उस दौरान उसका एक दोस्त बना था दिलीप। उसने दिलीप को रातों रात फ़ोन किया। दिलीप को फ़ोन करके बोला, दिलीप एक काम करते यार, चल मैं और तू अपने अपने फैमिली के साथ मेरे गांव के घर से घूम के आते हैं 3-4 सालों के बाद। तो दिलीप ने बोला कि रहीम छुट्टी कैसे अरेंज करें। तो दिलीप ने तो रहीम बोला कि तू उसके बारे में सोच मत, मैं छुट्टी अरेंज कर लूँगा। बिकॉज रहीम उस टाइम तक उस कंपनी में एक एस्टेब्लिश पोजीशन पे आ चुका था और शायद वो दिलीप से बड़ा पोजीशन में था। तो रहीम कुछ ऐसा सोचा और सोचने के बाद नेक्स्ट दिन उसने अपने फैमिली और दिलीप के फैमिली के साथ अपने घर की ओर रवाना दिया, गाँव की घर की ओर। सुबह 8 बजे वो लोग निकले। सुबह 8 बजे से निकलने के बाद करीब 12 घंटे ट्रैवल किया। हाँ, 12 घंटे ट्रैवल करने के बाद सुबह के शाम के 8 बजे रात के 8 बजे वो लोग उस बिहार के उस जगह पे पहुंचे, वो जो उनका पुराना वाला घर था। इस दौरान रहीम के साथ जो लोग थे मैं बता देता हूँ। रहीम का मम्मी था, रहीम का बीवी संजना थी, उसका छोटा बेटा आकाश था, उसका दोस्त दिलीप, दिलीप का बीवी ममता, ममता का छोटी बेटी दिलीप और ममता का बेटी स्नेहा थी उनके साथ। वो लोग उस जगह पे पहुंचे। पहुंचने के बाद आपको मैंने बताया था, पता है कि उसका एक घर का केयर टेकर था जिसके नाम रहीम ने अपना बिजनेस कर दिया था जाने के टाइम, इरफान। वहाँ पे इरफान सर इसके इरफान काम कर रहे थे। उनका उम्र करीब 65-66 था उस दौरान। तो इरफान जब एक्चुअली रहीम ने पहले से इन्फॉर्म कर दिया था इरफान को कि चाचा मैं और अपने दोस्त अपने फैमिली के साथ वहाँ पे आ रहे एक हफ्ते के लिए। तो इरफान को बहुत खुशी हुआ। तो जब वो लोग पहुँचे वहाँ पे, पहुँचने के बाद इरफान बोले कि बाबू आप आए हो, रहीम को बोला। और जब रहीम का मम्मी को देखा, अरे भाभी जी आप आए हो, आप लोगों का इंतज़ार कर रहा है, आप लोगों का इंतज़ार कर रहा है। अब ये सुनने में थोड़ा सा वेird लग रहा था, कौन इंतज़ार कर रहा था, पता नहीं कौन इंतज़ार कर रहा था। देन रहीम और अपने चोर के साथ जो लोग आए थे सब अपने अपने रूम में गए, अपने रूम में जाके सब फ्रेश हो गए सब। उनका बाहर का एक गार्डन था, उस गार्डन में एक टेबल था, टेबल के और 5-6 चेयर्स थे। सब फ्रेश होके आके उस जगह पे बैठे, वहाँ पे एक लाइट भी चल रहा था। देन उस दौरान रहीम को ये लगा कि यार मैंने उस 3 सालों में जो गलतियाँ की, अपने मम्मी पापा से अच्छे से संपर्क ना करके, मैंने उसके लिए अपने मम्मी से कभी माफ़ी नहीं मांगी। ना तो मैंने अपने पापा से माफ़ी मांग पाया, ना तो मैं मम्मी से माफ़ी मांग पाया। तो उसने सबके सामने अपनी मम्मी का पैर पकड़ लिया और मम्मी का पैर पकड़ के बोला, मम्मी मेरे को माफ़ कर देना, मैं अपने काम में और ज़िंदगी में इतना बिजी हो चुका था मैं आपका और पापा का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया और इसीलिए शायद पापा आज हम लोगों के बीच नहीं है। तो उसके मम्मी ने बोला, बेटा ये तेरा कसूर नहीं था, शायद ये कुदरत था, शायद तेरा पापा का समय हो चुका था इसीलिए वो हम लोगों के बीच नहीं रहे। लेकिन कहीं ना कहीं माँ के दिल से जो बोझ था ना कम हो चुका था। ये सुनने के बाद ना बाकी जितने भी लोग थे सब इतना खुश थे कि यार रहीम इतना दिल का इतना अच्छा इंसान है। सब सोचा कि इतना अच्छा इंसान है। उसके दोस्त दिलीप बोले, यार तेरा ये वाला रूप तो मैंने कभी नहीं देखा बेटा, तो इतना अच्छा सोचता है यार। मैंने तो अपने दिलीप का भी मम्मी पापा था, मैं अपने मम्मी पापा से आखिरी टाइम पे मिल ही नहीं पाया था, वो मर चुके थे, लेकिन तेरा मम्मी तो जिंदा है, तू अपने मम्मी के सामने पैर पकड़ पा रहा है, वो भी तो सबसे बड़ा बात है। देन वो तो अलग बात हो गया, सब खत्म। देन उसी दौरान करीब 9-9:30 बज चुके थे। इरफान जो थे केयर टेकर, वो बाहर आए। बाहर आके बोला कि रहीम बेटा मैं चलता हूँ, मैंने आप लोगों का खाना वाने का इंतजाम कर दिया, डाइनिंग पे सब सजा हुआ है, आप जाके खा लेना। तो रहीम ने बोला, चाचा आप आज यहाँ पे रह जाओ, हम इतने सारे लोग आए हुए हैं, मजा करेंगे। तो इरफान जी ने बोला कि बेटा मैं यहाँ पे रह नहीं सकता, तुम्हारा चाची इंतजार कर रहा होगा। उसकी इरफान जी की बीबी भी थी घर पे अकेली। तुम्हारा चाची इंतजार कर रहा हो रहा, मैं घर जा रहा हूँ, तुम लोगों का खाने का इंतजाम कर रहा है, मैं कल सुबह आ जाऊँगा। तो रहीम ने बोला, ठीक है अंकल आप चाहिए, हम
लोग देख लेंगे। देन 10-15 तक वो लोग गप्पे मारते गए। 10-15 के बाद वो लोग जाके डाइनिंग में बैठ के खाना वाना कंप्लीट करके सब अपने अपने रूम में जाके सो गए। रहीम जब सो रहा था उसका अचानक सपना आया। सपने में उसने देखा उसका पापा आके उसको बोल रहा है कि बेटा तू मेरे से मिलने क्यों नहीं आया। अब ये सुनने में थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है। जो इंसान इतना टाइम पहले मर चुका था उसका अचानक से सपना आना। शायद रहीम अपने पापा के बारे में ज़्यादा सोच रहा था गाँव के घर में आने के बाद, शायद पहले से सोच रहा था, शायद इसीलिए उसका पापा का सपना उसको आया। देन रहीम उस सपने में अपने पापा से माफ़ी मांग रहा था कि पापा मेरे को माफ़ कर देना, मैंने शायद आपका ध्यान अच्छे से नहीं रख पाया, मेरे को घर आना चाहिए था उस तरह। तो ये हो गया। उसके बाद करीब 2:35 होगा टाइम। 2:35 के दौरान रहीम को बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगा। तो उसने जब अपना आंखें खुला देखा कि पंखा बंद है और वो पूरा पसीने से लथपथ है। और पसीने से इतना लथपथ है तो उसने देखा कि पंखा बंद है, क्योंकि समर का टाइम था। उसने सोचा कि इतनी देर को इलेक्ट्रिसिटी कैसे चलेगी, ये गांव था, जा भी सकती है इलेक्ट्रिसिटी। तो उसने देखा कि उसके बाएं ओर खिड़की था। बाएं ओर खिड़की की तरफ ऐसे आंख खोल के देखा तो देखा कि चांद की रोशनी पड़ रही है जमीन पे, बहुत अच्छा लग रहा है। देन उसके साथ साथ उसको एक और चीज दिखा जो शायद से वेट था। उसने देखा कि जो गार्डन जहाँ पे टेबल वगैरह थी ना, वहाँ पे कोई तो इंसान बैठा हुआ है। अब जब वो उस खिड़की के पास गया तो उसने देखा कि इरफान चाचा बैठे हुए हैं। अब वो चौंक गया, लेकिन वो मतलब उस खिड़की से जो टेबल था उसका डिस्टेंस ज्यादा नहीं होगा। तो उसने जोर से पुकारा, अरे चाचा आप इतनी रात को बाहर बैठ के क्या कर रहे हो और आप कब आए? 2:35 के टाइम। तो वो जो इंसान था ना, जैसे कोई इंसान जब पोजेस्ड होता है ना, पोजेस्ड समझ लो किसी के भ्रम में होता है, अगर हिप्नोटाइज होता है तो जैसे करता है ना, उस जो इंसान बैठा हुआ था इरफान चाचा, वो कुछ ऐसे उस खिड़की की ओर से रहीम की ओर ऐसे उंगली लटका के दिखा रहा था, मतलब उसको पीछे देखने के लिए बोल रहा था। अब ये देखने के बाद रहीम थोड़ा सा डर गया। वो पीछे घूम के देखा। वो जब पीछे घूम के देखा तो उसको ये याद ही नहीं था कि उसके साथ उसके बीवी और बेटा भी सोया हुआ था। वो जब साइड पे पीछे घूम के देखा तो उसने देखा कि उसका बीवी और बेटा बिस्तर पे है ही नहीं। वो अभी तक ये भूल ही चुका था कि उसके बीवी बेटा उसके साथ आया है। अब जब उसने देखा कि उसका बीवी बेटा नहीं है और वो जो इंसान उसको ऐसे उंगली लेके दिखा रहा था, तो उसने वापस उस खिड़की को और उस टेबल को देखना स्टार्ट किया। तो उसने देखा कि वहां पे भी कोई इंसान नहीं है। उसको जो इंसान दिख रहा था वो इरफान चाचा था, लेकिन अभी इरफान चाचा दिख ही नहीं रहा उसको। अब वो डर गया। तो उसने एक काम किया, पहले खिड़की को बंद किया और उस तरह तक इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी थी। और उसने देखा कि सामने वाला जो दरवाजा था जिससे बाहर जा सकते थे, उस दरवाजा खुला हुआ है। करीब 2:50 हो चुके थे टाइम। रहीम सोचा कि इतनी रात को मेरी बीवी और बच्चा कहाँ गया, संजना और मेरा बेटा कहाँ गया, संजना और आकाश कहाँ गया। तो उसने थोड़ा और 2-3 मिनट वेट किया। उसको लगा शायद टॉयलेट गया होगा, ताकि नहीं बाहर टॉयलेट गया होगा। उसने 2-3 मिनट वेट किया। उसके बाद जब कोई नहीं आया तो बाहर गया। बाहर जाने के बाद उसने मेरे टॉयलेट की ओर गया। टॉयलेट की ओर जाके उसने नॉक किया 2 बार, क्योंकि दरवाजा बंद था। नॉक किया 2-3 बार। उसने बोला, संजना तुम अंदर हो आकाश के साथ, संजना तुम अंदर हो, आकाश बेटा तू अंदर है। आकाश छोटा था, बच्चा था, तो कोई आवाज नहीं। अब जब 2 बार नॉक करने के बाद उसने तीसरी बार नॉक किया तो टॉयलेट का गेट मतलब लूज होता है ना, टॉयलेट का गेट खुल गया। टॉयलेट का जब गेट खुला रहीम थोड़ा सा चौंक गया, क्योंकि उसको अभी तक लग रहा था कि संजना और आकाश टॉयलेट गया होंगे, लेकिन अभी टॉयलेट पे भी नहीं। तो वो ऐसे ही बैल्कनी में चलता गया। उसके बाद तो वो अचानक से दिलीप के रूम के सामने आए।
दिलीप के रूम के सामने आने के बाद उसने दिलीप के दरवाजे पे नॉक नॉक किया। दिलीप के घर के दरवाजे नॉक नॉक करने के बाद 2 बार नॉक किया। तीसरी बार सेम चीज हुआ, जैसे टॉयलेट का दरवाजा खुला था वैसे ही दिलीप का रूम का दरवाजा भी खुल गया। और यहाँ पे देख के रहीम का रूह कांप गया। उसने देखा कि घर के अंदर दिलीप, उसकी बीवी ममता, उसकी बेटी स्नेहा भी नहीं है। अब उसकी बेटी, उसका बेटा, उसकी बीवी मिसिंग था, उसके ऊपर से उसका दोस्त की बेटी, दोस्त और उसका बेबी भी मिसिंग है। तो वो इस दौरान ना ये सोच में पड़ गया कि इतनी रात भर के वो लोग गए कहाँ। तो वो चलते चलते दूसरे माले पे गया। दूसरे माले पे बैल्कनी था, वहाँ पे एक दरवाजा था, उस दरवाजा को देखा खुला हुआ है। वो दरवाजा खुला हुआ दिख के उस दरवाजा के ऊपर जाके दरवाजा खोल के वो बाहर गया। बाहर जाके देखा कि उस बैल्कनी में कोई है तो नहीं। वहां पे जो उसने देखा वो देख के आप थोड़ा सा शॉक हुआ। वहां पे एक चेयर था, चेयर, उस चेयर पे एक औरत बैठी हुई थी। लेकिन वो औरत ना ही तो ममता थी ना ही तो संजना थी, वो थी रहीम का माँ। अब रहीम अपने माँ के पास गया। माँ के पास जाके उसने पहले 2-3 बार धक्का दिया मामा बोल के, कोई रेस्पॉन्स नहीं था। तीसरी बात उसकी माँ ने ऐसे जैसे इरफान चाचा ने उसको दिखाया था, इंडिकेट किया था, वैसे जैसे वो पोजेस्ड है वैसे उसने, उस औरत ने भी ऐसे उस सीधा उस दरवाजा की ओर दिखाया, जो पीछे के दरवाजे से रहीम आया उस दरवाजा की ओर दिखाया। रहीम अपने माँ से पूछा कि रहीम माँ, अपनी माँ इतनी रात भर अब यहाँ पे क्या कर रहे हो? कोई रिस्पॉन्स नहीं था। और जब उसके माँ ने ऐसे इंडिकेट किया तो उसने पीछे घूम के देखा, कि दरवाजा खुला हुआ है तो देखा। उसके बाद वो वापस अपने माँ की तरफ घूमा। उसकी माँ अब नहीं थी वहां पे। लेकिन अब जो होने वाला था वो शायद इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग मोड़ था। लेकिन ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, ये सच है जो मेरे दोस्त साहिल ने शेयर किया उसकी गांव से। और इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। मैं कहानी का कोई स्पॉइलर देना नहीं चाहता। मैंने को एक कहानी अच्छा लगा तो मैं इसका 2 पार्ट में डिवीजन करूंगा। आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है। आपको कल जानने के लिए मिलेगा कि इरफान चाचा, रहीम का माँ, रहीम का बीवी, रहीम का बच्चा, उसके दोस्त, उसके दोस्त के बच्चा, उसके दोस्त का बीवी एक्चुअली में गए कहाँ थे। और उस इरफान ने बोला था कि वो तुम्हारा इंतजार कर रहा था, वो कौन था? आपको कल पता चलेगा। नमस्ते।